प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। लाहौर NA 133 में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें जमशेद चीमा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और जमशेद चीमा साहब के आज कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। उन पर एतराज़ ये उठाया गया था उनके मुखालिफ उम्मीदवार की तरफ से कि जमशेद चीमा साहब के जो तजवीज़ कुनिंदा हैं वो इस हलके के रहने वाले नहीं हैं, जो कि इलेक्शन कानून के मुताबिक उसी हलके के रहने वाले होने चाहिए और उस हलके के वोटर होने चाहिए। और वहाँ लेकिन जमशेद चीमा साहब के जो प्रपोज़र हैं, तजवीज़ कुनिंदा हैं, वो इस हल्के के रहने वाले नहीं हैं। और यही मसला उनकी कवरिंग कैंडिडेट मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा के साथ भी है। उनके जो तजवीज़ कुनिंदा है उनके साथ भी, उनके पर भी ये इतराज़ उठाया गया। इसी बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी आज मुस्तरद हो गए हैं। अब इसको बड़ा डिफेंड करने की कोशिश की गई। आज RO के ऑफिस में वकला की एक टीम मौजूद थी, मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा साहब के, और उन्होंने 3 लीगल पॉइंट्स पर बड़ी बहस की और डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल फैसला आया। अब जाहिर है वो अदालत से रुजू करेंगे। अब ये क्यों हुआ है, ये गलती थी तो क्यों थी, ये नेग्लिजेंस थी, नाअहली थी, गलती थी, क्या इसको गलती तस्लीम करते हैं? एक तो यानी मुसर्रत चीमा साहबा और जमशेद चीमा साहब, एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, आज शहबाज शरीफ साहब FIA की बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। FIA की तरफ से जो इल्ज़ाम था उसमें ज़मानत लेने के लिए, और बैंकिंग कोर्ट से आज फिर तारीख मिल गई उनको, उनके वकील आज आए नहीं, और आते ही एसोसिएट जो वकील है उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के जो वकील अमजद परवेज़ साहब हैं उनको बुखार है, शायद डेंगू के अलामात हैं, तो आज तारीख दे दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि FIA की भी मुसलसल सरजनिश हो रही है और जज साहब बार बार कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट जमा क्यों नहीं करा रहे और आपको रिपोर्ट या चालान जमा कराने में मजीद कितना वक्त दर। तो इन पहलुओं पर भी गुफ्तगू करेंगे। क्या शहबाज शरीफ साहब के वकील वाकई बीमार हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हेयरिंग वकील के ना होने की वजह से मुलतवी करना पड़ती है। तो इन पहलुओं पर भी बात करेंगे और फिर आने वाले दिनों में 5 तारीख को नैब में भी शहबाज शरीफ साहब की पेशी है, वहाँ पर भी कुछ हर्डल्स हमारे सामने आ रही हैं। तो कई इसमें लीगल पॉइंट्स बनते हैं जिस पर बहस होनी चाहिए और कुछ इसके सियासी पहलू हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ आज मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं और कानूनी पहलुओं को न सिर्फ समझते हैं बल्कि बहुत सारे जो नून लीग की जो क़यादत है उनके केसेस में कोर्ट रूम के अंदर मौजूद होते हैं और केस को हर तारीख पर तकरीबन खुद देख रहे होते हैं। इसलिए हमने आज खलील ताहिर सिंधु साहब को ज़हमत दी है। बहुत शुक्रिया। आज़द सद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे, और आमिर जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं और सियासी पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, मैं आपसे आगाज़ करते हुए, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, ये क्या हुआ? आप ओवरलुक हो गया ये मामला? कागजात नामजदगी जमा कराते हुए चेक नहीं कर पाए आपके, एक दफ़ा चेक कर लिया जाए कि उसका जो आपका तजवीज़ कुनिंदा है उनका वोट इस हल्के में रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो चेक किए बगैर कागजात नामजदगी जमा हो गए। ये थोड़ा सा इजी ले लिया, नेग्लिजेंस हो गई, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असद भाई। एक तो आप खुद भी आज वहाँ पे मौजूद थे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, और आपने ये सारा मामला कवर भी किया जी। इसमें ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि एक टेक्निकल एरर की बुनियाद पर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उनको इस एक प्रोसेस से बाहर रखा गया। ये आगे इंशाल्लाह ताला हमें कोर्ट से तो रिलीफ मिल ही जानी है, ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन एक टेक्निकल बुनियाद पे, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो हमारे प्रपोजर थे अनफॉर्चुनेटली दोनों, ये ना सिर्फ ये खुद यहाँ के हमारी कंस्टिट्यूएंसी NA 133 के रिहायशी, इनके पेरेंट्स भी, यानी कि ये दूसरी नस्ल है, लास्ट कोई 50-60 ईयर से ये यहीं रह रहे हैं। इनके एक ही घर के अंदर रहने वाले बाकी जितने भी अफराद हैं उनके वोट्स इधर हैं, इनका भी पहले इधर था। ये घर भी हमारी कंस्टिट्यूएंसी में मौजूद है, इसका एविडेंस मौजूद है कि उसका डोमिसाइल, उसका हर डॉक्यूमेंट, उसके पेरेंट्स के ID कार्ड, उसका ID कार्ड, सेम एड्रेस, बिजली के बिल, हमने सारा एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोड्यूस किया। अनफॉर्चुनेटली ये जो आपको पता है कि ये जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है जिसके ऊपर हम हर वक्त बात करते रहते हैं कि वॉज दैट कंप्यूटर एरर नादरा का या ECP का, ये इस वक्त है ना कबल अज वक्त है। हमारे प्रपोजर ने कभी एप्लीकेशन नहीं दी कि उसका वोट चेंज किया जाए, वो क्यों कराए, जबकि वो सियासत खुद भी एक सियासी कारकुन है, वो यहां से करते हैं अपने उसी इलाके से जो हमारे हल्के में आता है। तो इट वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुसर्रत चीमा साहब, ये ऑर्डर जो है सैयद बासित अली साहब अगले कोर्ट में हमें रिलीफ तो मिल जानी, लेकिन इतने दिन
जी जी ये जी, जो मैं अर्ज करूं जो भाई फैसला है ना वो मेरे हाथ में उसमें लिखा है उन्होंने, एक ऐसी एक लाइन में आपके साथ बुनियाद शेयर करता हूं, एक लाइन उसमें लिखा है, आई एम सेटिस्फाइड दैट द प्रपोजर ऑफ द इंस्टेंट नॉमिनेशन पेपर इज नॉट रजिस्टर्ड एज वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब उन्होंने तो रिकॉर्ड को देखना है कि ये बंदा जो प्रपोजर है ये इसमें एज अ रजिस्टर्ड नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसकी बुनियाद पर फैसला करना है। उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किया, उन्होंने चेक किया कि ये यहाँ का वोटर रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने फैसला दे दिया। अब ये अगर किसी की गलती है, किसी की साजिश है, किसी की नाअहली है, तो ये देखना तो आरओ का काम नहीं है। उन्होंने तो उसके रिकॉर्ड देखा और फैसला दिया है, जो कि उन्होंने इस फैसले में लिखा भी हुआ है। नहीं देखें, सबसे पहले तो असद साहब के ये किसी की साजिश तो मैं नहीं कह रही कि ये पहले कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अगर मैं फर्ज करें कि मैं टैक्स सोसाइटी में रहती हूं, मेरा आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस भी यही, और मैं एप्लीकेशन नहीं देती नादरा को या ईसीपी को मेरा वोट चेंज किया जाए, और मेरा वोट मेरे नॉलेज में लाए बगैर चेंज हो जाता है, बिकॉज जब आप इसको 8300 पे जब आप मैसेज करते हैं तो उसके ऊपर एड्रेस उसका सेम आया। उससे गलती ये हुई कि उसने वो जो ब्लॉक कोड था उसको चेक नहीं किया, लेकिन चूंकि वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनका वोट खुद ही कोई चेंज कर देगा। सवाल ये है तो कि ये बड़ी जो आपका प्रपोजर है, अगर बिलाल हुसैन साहब हैं, इन्होंने 2018 का वोट किस हल्के में कास्ट किया है? जी इसी हल्के में। अच्छा, अब ये क्यों वोट चेंज हुआ? मेरी वैसे इतला ये है, जबकि एप्लीकेशन भी नहीं दी, वो यहाँ से सियासत करते हैं कि बिलाल हुसैन साहब ने 2018 का वोट कास्ट नहीं किया। अब अगर उन्होंने किया होता तो उसको शायद वो खुद भी कंफर्म होते कि उनका वोट कहाँ पर बना हुआ है। अब वोट कास्ट क्यों नहीं किया उन्होंने, ये तो खैर वो खुद ही जान सकते हैं, कोई मजबूरी हो सकती है या कुछ ऐसी वजह हो सकती है। सबसे अहम सवाल है असद, मेरी बात सुने ना, मेरी असद, इंशाल्लाह कोर्ट्स इस तरह के माइनर इश्यूज के ऊपर रिलीफ देते हैं। एक बड़ी सियासी जमात को आप बिल्कुल भी नहीं इस प्रोसेस से दूर रख सकते। वजह कानून छोटी और बड़ी जमात के लिए अलग अलग थोड़ी होता है। सडन आपका वोट ऑल ऑफ सडन या पता नहीं कब जी, तो बेसिकली कि अगर आपका वोट आपको बताए बगैर कहीं और भेज दिया जाए और आपकी सारी फैमिली का वोट जो आपकी एक्चुअल रेजिडेंस है वहां पे हो, यही चीजें हैं जिनको हम कहते हैं कि ये जो आप आर्गुमेंट दे रही हैं मुशर्रफ साहबा के एक बड़ी सियासी जमात को छोटी सी चीज को इग्नोर करना चाहिए था, तो सेनेटर परवेज रशीद साहब जब सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे थे तो वो भी एक बड़ी जमात से ताल्लुक रखते थे, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए थे। बहरहाल इसका एक दो और पहलुओं में लीगल ओपिनियन ले लूंगा। डिफॉल्ट करना एक अलग चीज है, नहीं देखें, डिफॉल्ट करना एक अलग चीज है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोर्ट्स में सारे एविडेंस के साथ जाएंगे। आज भी गए थे, क्या ये अच्छा होता कि आरओ साहब ये जब ये डिसीजन लिख रहे थे तो जो उसमें जो हमने अपना जो मुद्दा रखा उसका भी जिक्र जरूर कर देते तो ज्यादा बेहतर रहता। फैसले में उसका जिक्र नहीं है, ये बात ठीक है। हम आगे जाके इस केस को फाइट करेंगे जी, फैसले में इलेक्शन भी हम इंशाल्लाह लड़ेंगे और हमारे कारकुनान को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने चाहिए। चले मैं अजहर सिद्दीक साहब से इस पर कानूनी राय ले लूं एरर की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। अजहर सिद्दीक साहब, ये मेरे पास इलेक्शन एक्ट का पीएमएलएन के लिए सिर्फ एक बात असद, जी असद एक बात कि इनको लगता है कि ये बड़ी पॉपुलर जमात है, इनको लगता है कि ये हमारी वो कंस्टिट्यूएंसी जहां सबसे कम लीड से हम हारे थे, इनको लगता है कि अब दुनिया में तबाही आ गई हुई है और पता नहीं क्या हो गया हुआ है, तो ये तो बड़े वैसे भी बकौल इनके 50,000 के मार्जिन से इन्होंने जीतना है, जो कि इनके मैं लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही हूं, तो ये आए ना वॉलंटियरली रजाकाराना तौर पर एक सियासी बड़ी जमात और पॉपुलर जमात होने की हैसियत से हमारे ये एतराज़ात हैं हमारे पे लगे उसको मुस्तरद करे और हमें आके मैदान में शिकस्त दे, इसका जवाब देंगे सियासी तौर पर भी, हमें इस तरह से फरार तो ना ले। जी ठीक है, चलें कानूनी आड़ में मत छुपे हैं। लेकिन मुझे पहले अजहर सिद्दीक साहब ये बताएं, ये मेरे हाथ में जो इलेक्शन एक्ट है इसका जो 60 इसकी शिक है नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन, उसमें लिखा है एनी वोटर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी मे प्रपोज और सेकंड द नेम ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन टू बी द कैंडिडेट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें मे प्रपोज लिखा हुआ है, अ वोटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी मे प्रपोज, मे का मतलब ये होता है कि क्या जरूरी है, जरूरी नहीं है, यानी हो जाए तो अच्छा है और ना हो तो भी कोई कदगन नहीं है। मे को कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं? क्या इस मे की वजह से कोई सहूलत मिल सकती है, आगे जाकर फायदा मिल सकता है जमशेद चीमा साहब को कोर्ट में? बहुत शुक्रिया असद साहब, मुशर्रफ साहिबा बहनों की तरह से हैं मैं, लेकिन बड़े अदब के साथ मैं अर्ज कर दूं, ये इलेक्शन, ये जो इनके नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड ही रहेगी और आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन। मैं रीजनिंग बता देता हूं आपको। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लॉयड मूवमेंट में अपना थे तो इलेक्शन लड़ने का हमारे साथ बड़ी ज्यादती की हमारे लीडरों ने, वरना इस वक्त सियासी जमातें सारी हो जानी थी पीछे
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़े एजेंडे के साथ हमें लोग मौजूद थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी। लेकिन मैंने चूंकि तजर्बा किया हुआ ना, मैंने बड़े इलेक्शन लड़े हैं। देखिए हम जो बेसिक समझते हैं ना, हमेशा पहले हम अपना जो इलेक्शन लड़ रहा है ना सूबाई असेंबली का, कौमी असेंबली का, उसे खुद भी उस हल्के के अंदर के हवाले से जो चीजें सारी देखनी है, हम देखते हैं पहले वोटर भी हूं मैं कि नहीं, फिर हम ढूंढते हैं प्रपोजर और सेकेंडर। और उसको मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 2007 की बात कर रहा हूं कि प्रपोजर और सेकेंडर का बाकायदा वोटिंग लिस्टों से वेरीफाई कराया कि उस हल्के के अंदर हैं भी कि नहीं, क्या रजिस्टर्ड भी हैं कि नहीं। ये बाकायदा हमने इलेक्शन कमीशन, यानी अमूमन जो पुरानी सियासी जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कह सकते हैं कि इन्होंने उस तरह टीमें सेट नहीं की हैं, इन्होंने उस तरह इलेक्शन ऑफिस बनाए नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं, दानिस्ता तौर पर ये गलती की है, खुद रिजेक्ट हुए अपनी मर्जी से? लफ्ज़ नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बड़ी लापरवाही का मुजाहरा किया जिस किसी ने भी किया, इसमें इनका नहीं कसूर होगा। जिस किसी ने इनका नहीं है कसूर, वो कसूर एक और साहब हैं, उन पे हल्के में सारा उन पे डाला जा रहा है कि उन्होंने इन जमशेद चीमा साहब ने शबीर सयाल साहब पे गालिबन भरोसा कर लिया, उन्होंने चेक नहीं किया, उन्होंने इनको दे दिया, इन्होंने आगे पेपर सबमिट कर दिए, इसको चेक नहीं किया। इस तरह की गलती जो है वो अभी तक सामने आ रही है और मलबा उठा के सारा शबीर सयाल साहब पे डाला जा रहा है। मुझे नहीं पता कि वो इसके कितने जिम्मेदार हैं, लेकिन 12 हल्के के अंदर ये फील है। देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं ना, मैं इसको देखिए असूली तौर पर हमारा जो होता है ना सियासी जमातों को इलेक्शन, इनके ऑफिस बने होते हैं, बड़ा प्रॉपर मैकेनिज्म। मुझे तो याद है जब शेर इकबाल चीमा साहब कागजात नामजद हुई, जब मैंने तो ख्याल था कोई 100-150 वकील होगा उनके साथ, को बहुत बड़ी तादाद में को टीमें गई होंगी उनके साथ, वहां भी मैंने देखा। देखिए मिसमैनेजमेंट ये माननी पड़ेगी पहले। अब आ जाए कानूनी लापरवाही आप कह रहे हैं। कानूनी पहलू जो है ना, आर्टिकल जो सेक्शन 60 और सेक्शन 62 जो है ना, वो बड़े क्लैरिटी के साथ आपने देखना है जी। यानी आप जिस हल्के का इलेक्शन चले जाए, जो प्रपोज उसने करना जो उस हल्के का वोटर हो, रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। आप जो मर्जी कहेंगे रेजिडेंट हो, तो आप ये गलती किसकी भी है, जिस किसी की भी गलती है, अब उस गलती का खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और ये ऐसी गलती है जो अब रेक्टिफाई नहीं हो सकती है। वोट अब तब्दील कराएंगे जाकर, तो वोट आज की डेट से तब्दील होगा। और इसमें जो वजह क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। एक और दरखास्त भी दायर की गई थी चीमा साहब की तरफ से और कहा गया था कि हमें अपना प्रपोजल जो है वो तब्दील करने की इजाजत दी जाए, तो उसको भी कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा एप्लीकेशन इज आल्सो हियर बाय रिजेक्टेड। इस फैसले में लिखा हुआ है कि हम वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। वो हो नहीं सकता, जो कि पीएलडी 2007 सुप्रीम कोर्ट 277 है, ये फुल बेंच की जजमेंट है। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1977 को अगर आप सामने रखकर देखें, उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ सेक्शन 12 और सेक्शन 14 होता था। यहाँ पर 60 और 62 सेक्शन है, बड़ी क्लैरिटी के साथ। तो ये सारे जो ध्यान है ना, ये सारे ध्यान रख रहे हैं। और ये ट्रेन राइट जी। चले मैं खलील ताहिर सिंधु साहब, ये मे का लफ्ज नहीं आएगा, मैं फिर क्लियर कर दूंगा आपको। ये मे का लफ्ज को आप कहें कि शेल और इंटरजेमेंट, ये मैंडेटरी कंडीशन है कि अगर वोटर जिस मर्जी हल्के का कल आकर कहे कि जनाब इस हल्के में मैंने मुंतखब करना है, तो ये तो वैसे भी इलेक्शन की इंटेंट के खिलाफ होगा कि आपने उस हल्के का वो अपना कैंडिडेट मुंतखब करना है और उस हल्के से ना हो। ये खलील ताहिर सिंधु साहब पहले तो दें इसका सियासी जवाब कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आप जीते हुए हैं, वहां से आपने लीड से वोट लिया था, अब आप छोटी छोटी हरकतों पे उतर आए हैं। आप कह रहे हैं कि जी ये तो तजवीज़ कुनिंदा जो है वो इस हल्के कराने वाला नहीं है, ये कोई एतराज़ फाइल करने वाला। आपको उनके किरदार पे शक है, आपको कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं लगता, आपको लगता है वो सादिक अमीन नहीं है, आपको लगता है उसने डिफॉल्ट किया है, वो फ्रॉड आदमी है। तो ये तो इतराज़ात होते हैं, ये आपके कैलिबर को सूट नहीं करता। इस तरह का इतराज़ आप इतनी बड़ी पार्टी के कैलिबर को सूट नहीं करता। ये मुसर्रत चीमा साहब ने इतराज़ उठाया, दें इसका जवाब जरा। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए मेरी बहन मुसर्रत जमशेद चीमा और चीमा साहब दोनों ही बड़े काबिल एहतराम हैं और इनको पता है मेरी दिल में इनके लिए कितनी रिस्पेक्ट है जी। जो अजहर सिद्दीक साहब ने फरमाया, मेरे सीनियर हैं और वेरी सीजन्ड लॉयर, उन्होंने बिल्कुल लफज बलफज आपको जो मे का आपने कहा था वो वोटर के बारे में था कि उसी हल्के से हो, फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसी मे उसको साथ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। और नंबर 2 जो ऑनरेबल अजहर साहब ने जजमेंट दी 2007 वाली पीएलडी वाली, और साथ उसके जो हमारा इलेक्शंस लॉ है 2017 के, तो अब ये चीजें वाकई रेक्टिफाइड नहीं हो सकती। अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। दूसरा हमें देखो, ये देखे अगर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं जमशेद साहब या मेरी बहन उनके कवरिंग कैंडिडेट हैं, तो इनको चाहिए तो ये था कि ये विजिलेंट होते ना। आज स्क्रूटनी वाले दिन ना ये कुछ जो अजहर साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते उस हल्के से, जो मर्जी हो। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, लिहाजा बाकी दूसरी बात पॉलिटिकल जमातों की, हमें पता था
कि इन्होंने इस बंदे को देना है, उसका उधर वोट नहीं होगा, उसने पहले वोट कास्ट नहीं किया, ये इनका तजवीज की निंदा होगा, लिहाजा हम दरखास्त देंगे, उसके बाद इनका खारिज हो जाएगा। हमें तो ये नहीं पता था। ये तो विजिलेंट उम्मीदवार को होना पड़ता है और ये लेम एक्सक्यूज है। आपको लीगली भी वो बताएंगे साहब की मकबूलियत और इलेक्शन कैंपेन से खौफजदा है? नहीं, अगर खौफजदा नहीं भाई, खौफजदा नहीं है। खौफजदा की तो अलामत ये है कि नो नॉट एट ऑल। वहां पीपल्स पार्टी का भी कैंडिडेट है, वॉकओवर कैसे होगा? पीपल्स पार्टी तो 5,000 वोट लिए थे, ब्लंडर हो गया एक्चुअली। और पता नहीं इतने भी लिए थे या नहीं, व्हाटएवर कैंडिडेट तो उनका है ना जी। हाँ। नहीं, जो भी मुझे नहीं पता जितने भी लिए थे, लेकिन हुआ इनसे हो ये गया है, इनसे ब्लंडर हुआ है। और इनको जो भी है, मुझे नहीं पता, मोहतरम इनके जो लायर साहबान होंगे, मेरे वो भाई हैं, लेकिन जो अजहर सिद्दीक साहब फरमा रहे हैं वो राय ज्यादा मोतबर साहिब है कि अब ये रेक्टिफाई नहीं हो सकती। और ये जो एप्लीकेशन इन्होंने दी है वो भी इनफ्रेक्चुअस हो गई है, इसलिए कि आज के दिन जब स्क्रूटनी होती है उस वक्त ये एप्लीकेशन, ये वाली फाइल नहीं कर सकते। लिहाजा अब ये कोई और हल्का ढूंढे, खुदा ना करे कोई और कोई बाई इलेक्शन आए, तो अब इसमें से तो इनका काम खत्म हो गया जी। बिल्कुल। अच्छा, चले, ये तो आप तो अभी कोर्ट के ऑप्शन के पास रास्ते मौजूद हैं। अभी अदालत जा सकती हैं, वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सारे रास्ते उनके पास हैं। जो जाए मेरी पहले नंबर पे बात सुने। अब आप मेरी असद भाई इनसे पूछ लें, ये आपके सामने मेरी बहन बैठी है, मेरा बहुत ज्यादा एहतराम है इनके लिए दोनों चीजों। लेकिन जो अजहर साहब फरमा रहे हैं, मैं एक बात जी अजहर भाई क्यों नहीं सर, मैं सिर्फ एक बात कर दूं जी। एक बात देखिए, जहां तक बात है ना, देखिए मैं सब करें, आप बड़े हैं। आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक के साथ तक करता हूं कि ये नॉमिनेशन पे प्रपोजल और सेकेंडर के हवाले से छोटा सा एतराज था। वो यानी अगर बड़े दिल का मुजाहरा करते, क्या देना चाहिए था यार, क्या फर्क पड़ता है? बड़े दिल का मुजाहरा करते थे। मैं जाती तौर पर वैसे जानता हूं कि कुछ एतराजात पीटीआई के पास भी, कुछ एतराजात थे पीटीआई के पास भी दायर करने के लिए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये एक छोटी हरकत लगती है। नहीं, ये अजहर साहब ये लॉ की बात कर रहे हैं या ख्वाहिश की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी अजहर साहब। चले, आमिर ज़िया साहब, सर कैसे देखते हैं सारे? अजहर साहब आप मेरे सीनियर हैं, अगर परवेज़ रशीद भी सेंटर बन जाता तो कोई मसला नहीं था जी। चले जी आमिर ज़िया साहब को मौका। बाकी जो आप कह रहे हैं, अजहर साहब मैं आता हूँ। डिफॉल्ट करने में और माइनर सा एरर में बड़ा फर्क है। चले, आमिर ज़िया साहब बिल्कुल सही है, ये फर्क दोनों डिफॉल्ट करने में और एक मेरी बहन गलती होती है, बहुत फर्क है। चले ठीक है, चले जी आमिर ज़िया साहब, कैसे आप देखते हैं सारे सूरत-ए-हाल को? खलीलदार संधू साहब, समटाइम ये होता है कि बंदा, समटाइम एक मिनट सर, समटाइम ये होता है कि बंदे दी मातरी मरी जाती है, लत मरी जाती है, लातरी वजदी मत वज जाती है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, क्या कैसे देख रहे हैं सारे सूरत-ए-हाल को आप? लापरवाही हो गई थोड़ी क्या? देखिए, पहली बात हुई कि अगर नहीं, लापरवाही नहीं, एक तो ना तजुर्बेकारी, क्योंकि इलेक्शन लड़ना भी एक साइंस होता है। वो साइंस का आगाज होता है कि जी नॉमिनेशन पेपर, तो हर जमात में ऐसे कहते हैं ना बुजुर्ग बैठे होते हैं जिनको पता होता है कि जी इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर्स में हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। और ये एक आर्ट होता है, वो चेक करते हैं। गालिबन कैंडिडेट को इतना नहीं पता होता है, या पता है भी तब भी उसके साथ ऐसे लोग होते हैं जो उसको साहिब मशवरा देते हैं। तो पहली बात तो साबित ये होती है कि वो ना तजुर्बेकारी कहें, लापरवाही कहें, बदएहतियाती कहें, जो भी कहें, तो उसका जो कसूरवार है वो जाहिर है कि वो जमात है कि जिसके कागजात रद्द हुए। अच्छा, दूसरी बात ये की गई कि जी मुखालफिन को बड़े दिल का सबूत पेश करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि सियासत में जो है असद साहब कि बड़े दिल का, अगर आपको एक मौका मिल रहा है, अगर आप एक जहां पे आप उंगली लगा के जीत सकते हैं वहां मुक्का क्यों मारे आप? तो अगर फर्ज करें कि अगर इनका वो देखते हैं कि हमारा मुखालिफ जो है वो किसी टेक्निकल वजह से, वो बेशक वो उस जमात को बहुत छोटी सी लग रही हो, लेकिन अगर वो वहां से नॉकआउट हो रहा है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी, अगर ये पीटीआई होती उनके मुकाबले में या पीपल्स पार्टी होती, तो वो छोड़ते इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को। तो मैं मतलब हमने जो सियासतदानों को देखा और जो हमने सियासी जमातों को फॉलो किया, तो ऐसे मौके पे लिहाज नहीं किया जाता, वही करते हैं जो आपकी जमात या आपके इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए अच्छी बात होती है। तो लापरवाही भी हो गई, ये भी हो गई। अब जाहिर है कि अपील का हक है। अब उसमें आप कहें कि जी बहुत छोटी सी बात है, टेक्निकल बात है, लेकिन कानून कानून होता है। और अब ये देखना है कि मैं इसको कबल वक्त उस पर हमें कॉमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि अदालत जो है वो कानून के मुताबिक फैसला करेगी। वो ये नहीं कहेगी कि जी वजह क्या थी, हमने लापरवाही हो गई, छोटी सी गलती हो गई। अगर इस तरह का कोई इसको ओवररूल ही करना है तो इसको डालने की जरूरत क्या
क्या थी फिर तो इस मुल्क में कोई भी किसी को भी नॉमिनेट कर सकता था। तो हर जगह पे कुछ शराइत होती हैं, कुछ उसके असूल होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक नसीहत है कि जनाब कभी भी सियासी अमल को, इलेक्शन को जो है हल्का नहीं लेना चाहिए और हर चीज को बड़ा छान के फटक कर उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो काबिल अफसोस बात है और बड़ा वन साइडेड इलेक्शन हो जाएगा अगर मतलब जमशेद साहब नहीं होंगे, उनकी जमात के लोग नहीं होंगे उस इंतखाबात में, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज जो है पोज कर सकेगी। अब दूसरा एक राय ये हो सकती है कि कोई आजाद उम्मीदवार को ये लोग ऑप्ट कर लें और वहां पर वो उसके जरिए रौनक मेला लगाने की कोशिश करें, वो फिर एक अलग बहस होती है। जी असद बिल्कुल सही है। चल मैं एक नुक्ते पर और बात करना चाह रहा हूं इस पर मुशर्रफ साहबा से, और फिर मैं शहबाज शरीफ साहब की आज की जो पेशी थी और जो उन्होंने स्ट्रैटेजी लग रही है उनके वकला की इस केस को लेकर, उसके कानूनी पहलुओं पर और सियासी पहलुओं पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं एक नुक्ता मैं छोड़े जाता हूँ ब्रेक पर और वापस आके मुशर्रफ साहबा से जानता हूँ, वो ये कि पंजाब हुकूमत ने जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को दी है कि अब ये इंतखाब ही मुलतवी कर दिया जाए क्योंकि हालात साजगार नहीं है, तो इस दरख्वास्त के दायर करने का ये कागजात नामजदगी में गलती हो जाने के साथ क्या ताल्लुक है और ताल्लुक है या नहीं है? क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत की बात मान जाती है और इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं तो फिर दोबारा कागजात नामजदगी जमा होंगे और फिर तजवीज़ कुनिंदा सही दिया जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जमशेद चीमा साहब और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमा हैं। इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। मुसर्रत चीमा साहिबा, एक सवाल इस ज़िम्न में और करना चाहता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि आपके सियासी मुखालिफिन अब ये कहते हैं कि आप अपनी इस गलती के इजाले के लिए कुछ और ऑप्शंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब हुकूमत ने अब दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन से की है कि इलेक्शन ही मुलतवी कर दिया जाए क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। उस इलेक्शन को जो अभी 35 दिन बाद होना है, यानी तब तक अगर अमन अमान की सूरत हाल आज नहीं भी ठीक है तो तब तक तो ठीक हो ही जाएगी। तो ये क्या इन दोनों चीज़ों में कोई रिलेशनशिप है? असद भाई जी अब ये बड़ा मज़हका खेज है। देखिए हमारे साथ तो एक इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक इत्तफाक या हादसा, हम हादसा कहेंगे, लोग कहेंगे क्या इत्तफाक था कि दोनों ही प्रपोजर। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अभी जो कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, और दूसरी बात यह है कि जो आप उस लेटर को पढ़ें, आज जब मीडिया में ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी कि वो जी लेटर आ गया, तो फिर जब मैंने वो लेटर देखा तो उसके अंदर जो वाज़ेह तौर पर देखें, एक आपकी जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी जो इदारे हैं, एजेंसीज हैं, वो जो कुछ देख रही होती हैं ग्राउंड पे, 19 नवंबर को उस लेटर के अंदर मेंशन है। और वो सिक्योरिटी एजेंसीज जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है इलेक्शन कमीशन को लिखा, और हमें तो ये हमें मीडिया से पता चला कि इस तरह का कोई लेटर है जब ये रिपोर्ट हो रहा था, हम ये चाहते हैं, अगर इनको ये लगता है हमारे सियासी मुखालिफिन को कि ऐसा है, तो ये मैंने तो पहले भी कहा है, मैं तो अपील ही कर सकती हूँ क्योंकि कोर्ट में भी हमने अपील कर आप ये समझती हैं आप भी कि इलेक्शन मुलतवी हो जाना चाहिए? इतनी बड़ी जमात है, हम इनसे भी अपील कर लेते कि हमें लड़ने दे, ये मुलतवी ना हो, हमें लड़ने दे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और जो हालात आप ये कह रही हैं कि या तो हमें लड़ने दे या फिर मुलतवी होने दें। नहीं, अगर इनको ये लगता है, मैं तो ये कह ही नहीं रही, मुलतवी मेरे कहने पे इतनी बड़ी मूव तो नहीं हो सकती। चलें, एक सिनेरियो ये होता है, कामयाब हो जाए। जी सही है, एक सिनेरियो ये अगर होता है, मुलतवी हो जाते हैं, बात मान ली जाती है पंजाब हुकूमत की, तो अजहर सिद्दीक साहब फिर नए सिरे से इसका कानून क्या है कि नए सिरे से शेड्यूल अनाउंस होगा, नए सिरे से कागजात नामजदगी जमा होंगे, नया तजवीज़ कुनिंदा आएगा और सब कुछ नए सिरे से होगा। देखिए अब ये शेड्यूल तो अब इलेक्शन का सिर्फ एक ही वजह, या कोई कैंडिडेट इसमें से कोई फौत हो जाए ना करे, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि सारे का सारा जो स्केड्यूल है ना, या मुल्क में कोई जंग हो जाए या ऐसे कोई हालात आ जाए, ये इलेक्शन में शेड्यूल। नहीं, मेरा सवाल ये कि किसी भी वजह से अजहर साहब, किसी भी वजह से अगर इलेक्शन मुलतवी होता है तो कैंडिडेट नए सिरे से अपने कागजात जमा कराएंगे ना? ये जो अभी आज हुआ है स्क्रूटनी का अमल नए सिरे से होगा ना? अब ऐसा नहीं है, सब ऐसा नहीं है, यही रहेंगे। इलेक्शन डेट जो है ना वो पोस्टपोन होगी, शेड्यूल रिवाइज हो जाएगा। जो इलेक्शन है, मिसाल के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आगे पीछे ये करते हैं, तो अगर आगे इलेक्शन जाते भी है ना, तो उससे उम्मीदवार यही रहेंगे, यही जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस कंप्लीट होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इलेक्शन की डेट आगे हो जाएगी। अगर आपने पूरा का पूरा स्केड्यूल आपने अगर सेट असाइड करना है ना, तो उसके लिए
खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे। सही है, चले बिल्कुल ठीक। तो मुसर्रत चीमा साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी, आपको जो लीगली एडवाइस किया गया वो भी यही है या आपकी राय मुख्तलिफ है इस पे? देखिए हमें एडवाइस क्यों किया जाता? नहीं, लेट मी टेल यू, कानूनी राय पूछ रहा अगर ये चीज है तो फिर तो आप मान जाएं। ऐसा लेट मी कंप्लीट ना, सुने, अगर जैसे अजहर भाई ने इसको डिफाइन किया है तो फिर आप समझ ले कि ये लेटर हमारी तरफ से तो नहीं है ना, हमें तो इसकी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आप दो चीजों को खामखा ऐसे मिक्स मत करें। हमने जाना है हाई कोर्ट में, जी ठीक है, वो हम जाएंगे, वो हम जा रहे हैं। हम हाई कोर्ट में इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलने की हमें पूरी उम्मीद है, और उसकी वजह है कि हम जो अगर एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे तो रिलीफ मिलेगी ना, वो हम करेंगे, वो मीडिया के आगे भी रख रहे हैं। ये बात एक बात मैं अर्ज करूं कि जाहिर है बड़ा प्रेशर था, वो बड़ी एक सियासी जमात है वो भी, तो आरओ इतना नहीं स्ट्रेस ले सकते किस तरह का वो फैसला करते हैं। हमें कभी इम्कान है इंशाल्लाह जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है, आप हाई कोर्ट जाएंगे, पेश नजर हमें हाई कोर्ट से जब रिलीफ मिल जानी, हम एक और बात हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह 5th को इलेक्शन हो, और अगर अजहर साहब की जो बात है अगर उसको इस तरह से मान लिया जाए, उस लेटर को अगर जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर इसका तो हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। जी बिल्कुल सही है, मेरा जी अगर ये तरीका कार है फिर तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। खलील ताहिर संधू साहब, ये बताएं कि आज शहबाज शरीफ साहब, ऐसा लगता है कि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? नहीं, आप, मैं कर लूंगा आपकी बात के बाद। चले, मैं सवाल रखता हूं आपके सामने। सवाल ये है कि FIA ने पिछली जो हेयरिंग हुई थी 9 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम इस अदालत के दायरा कार को चैलेंज करते हैं, और उन्होंने आर्गूमेंट ये दिया था कि शहबाज शरीफ साहब पर जो FIR हुई है वो एंटी करप्शन, FIA के एंटी करप्शन सर्कल की तरफ से हुई है, और यहां पर जो जमानत है वो भी एंटी करप्शन कोर्ट से ही होनी चाहिए। ये जमानत बैंकिंग कोर्ट से किस चक्कर में ले रहे हैं? तो दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। अब इस पर आज आर्गूमेंट होने थे, लेकिन जो है अमजद परवेज साहब वो नहीं आए, और आते ही उनके एसोसिएट ने कहा कि जी वो चूंकि नहीं है तो हम इस पर बहस नहीं कर सकते, तारीख दे दे। अब इससे जो आपके मुखालिफिन हैं उनमें तासुर ये उभरता है कि आप डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने लीगल बात की है। सबसे पहले तो जो अजहर सदीक साहब ने कहा है, मैं उसको सेकंड करता हूं, कोरैबोरेट करता हूं कि उम्मीदवार यही रहते हैं, सब कुछ वही होता है, और ये जो आज हुआ ये पार्ट जो उसमें अगर होते भी हैं किसी वजह से, समझ जाए कि ये लेटर का हमारे से कोई ताल्लुक यही है कि मुल्तवी हो। तो नंबर 2, ये लेटर शैटर जो है बाजी बात सुने, लेटर शैटर निकलते रहते हैं। अभी देखे ना जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम वापस गई तो उनको हमने तो सिक्योरिटी दी थी, लेकिन इनके एक पंजाब हुकूमत ने किया है तो अपने तौर पर किया है, हमने इसको, अगर हम उसके बेनिफिशियरी नहीं है तो फिर हमारा ये अपने आप पे, ये मेरी बहन मेरी कोलीग है, MP है मेरे साथ, इनके हस्बैंड का ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इमरान खान के साथ, वो एडवाइजर थे। तो ये पंजाब गवर्नमेंट इनकी है, अगर ये कुछ किया है तो हम भी ज़ाहिर है हम कैसे कर सकते, अपोजिशन तो नहीं कर सकती, तो ज़ाहिर है एक फ्रीक दोनों में से एक जो करेगा, जो बेनिफिशियरी होना चाहता है, हुकूमत अपने तौर पर कह सकती है ना, ये हम छोड़े इस बात को, ये माइनर पंजाब हुकूमत है भाई, मेरे असद भाई पंजाब हुकूमत किसकी है? मैं एक फिक्र ऐड कर, पंजाब हुकूमत हमारी तो नहीं है ना, असद पंजाब हुकूमत मेरी बहन की है, और पंजाब हुकूमत जो है बल्कि ये मिनिस्टर बन रही थी। नहीं सुन तो लेना, हाँ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज शरीफ साहब से आज सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि फार्म तफहीम से सारे मामला हल होने चाहिए, तो उन्होंने इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड किया। देखिए कोई भी शख्स हो, वो सारे शख्स जो है जी वो हम सब पाकिस्तानी है, और हमें सबको पाकिस्तान की बका चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने अभी बात की है, बिलीव कीजिए असद साहब, आप चूंकि हर दफा कोर्ट करते हैं, और पिछले 2 डेटों से मुझे याद है आपने राना सनाउल्लाह साहब का केस कवर नहीं किया, दोनों पे प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हम पेश नहीं हो सकते। मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, दोनों में मैंने इनको कवर करते हैं, मैंने इसको रिपोर्ट किया था, दोनों दफा प्रोसिक्यूटर है ANF के, वो इस्लामाबाद से नहीं आए, प्रोसिक्यूशन ने जी नहीं आए। ठीक है, जहां तक अमजद साहब की बात है, अमजद साहब यकीन कीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, हो सकता है आप मुझ पे यकीन कर लें, शायद किसी और पे ना हो सकता हो, लेकिन अमजद साहब वाकई ही बीमार हैं। उनका जो चौथा 5वां उम्र है वो ही इज अनएबल टू सिट ऑन द चेयर, वो बैठ भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते। और मैं उनको खुद भी एक डॉक्टर के पास बदर ब्लॉक में लेके गया था, मुझे पता है सारी बात का, और वो बाकी केसेस में भी चेंज करें ना, ताकि ये बात आगे चले। ये तो 4-5 महीने हो गए उनकी तबीयत का खराबी का सुनते हुए, वकील तब्दील करना चाहिए, जैसे मरियम साहब ने तब्दील कर लिया। नहीं, मैं किसी मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकील तब्दील किया ना अपना, इरफान कादिर साहब को ले आई, वो भी इसीलिए इरफान कादिर भी बहुत अच्छे वकील हैं, अजहर साहब बहुत अच्छे वकील हैं,
सारे बहुत सारे टॉप के ये लॉयर्स हैं। इसी तरह अमजद साहब भी बहुत अच्छे नैब के वकील है, सारा कुछ। लेकिन आप देखेंगे कि अभी उनकी क्या मतलब है अदरवाइज। लेकिन एक मैं बात आपको बता दूं, वो ऐसा अमजद साहब या अजहर साहब या दूसरे जितने भी ऐसे वकील नहीं है कि जो इस तरह से किसी के लिए भी बहाना लगाए कि हम बीमार हैं। इनका वो फैब्रिक ही नहीं है सर। जो मैं इवन सबका नाम ले रहा हूं जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, तो वो वाकई बीमार हैं, इसलिए पेश नहीं हुए। नेक्स्ट डेट जो भी 20 नवंबर है उसमें पेश होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर हम आपकी राय पे भी सोचेंगे जो आप फरमा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं एक चीज, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लीगल वो अजहर साहब ने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, लीगल बात 2 पेशियां जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के प्रोसिक्यूशन की वजह से मुलतवी हुई हैं, लेकिन दर्जनों पेशियां ऐसी हैं जो राना साहब या उनके वकला के ना आने की वजह से या उनके साथ जो शरीक मुल्जिमान हैं उनके ना आने की वजह से तारीखें पड़ी हैं। तो वो चीज भी आप ज़हन में रखें। अगर देखिए एक बंदे का आप उस दिन मौजूद थे, उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी उसमें एक मुल्जिम का वकील हूं, उमर का, आपको पता है, मैंने उमर फारूक का। ऐसी कोई बात नहीं है, आप होगा, सबको पता है कि वो क्रिस्टल क्लियर है। एक दिन उन्होंने कहा था कि बस नहीं चल रही, आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा जी, बस नहीं चल रही इसलिए फैसलाबाद से नहीं आ सके। वो इस तरह के सारे लोग उस दिन बस नहीं, सारे सर आपको पता है उसको नहीं बहाना नहीं, वो सारे बेबस हुए थे, कोई ट्रैफिक नहीं चल रही थी, आपको पता ही है। वो वजह थी सॉरी कोविड की वजह से ट्रांसपोर्ट बंद हुई थी, लेकिन प्राइवेट गाड़ियां चल रही थी। मैं जी उन्होंने कहा था कि एक बस में जो लीगल बात करना चाहता हूँ जी, ठीक है, उम्मीद है कि ऑलरेडी पहले शहबाज शरीफ साहब के केसेस को किस तरह से देखते हैं, किधर को जाता हुआ देखते हैं। मैं सर तफसील से जवाब दीजिएगा, लेकिन ज्यादा देर में छोटा सा ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर जा साहब, ओवरऑल जो केसेस पॉलिटिकल शख्सियात के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली है, हमजा हैं, उनकी बाकी फैमिली है, बाकी मेंबर्स हैं, और इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो केस चल रहा है या बाकी लोगों पे चल रहा है, उसके बारे में जनरल परसेप्शन ये है जैसे राना सनाउल्लाह साहब पर 2 साल से ज़्यादा हो गया, फर्द जुर्म आयद ही नहीं हुई, फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई। और इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब का जो नैब में केस है वो भी कहीं खड़ा हुआ नहीं है। FIA वाला जो केस है ये भी कई महीने से हम देख रहे हैं कि पहले तो जज साहब नहीं थे, फिर जब जज अपॉइंट हुए हैं तो कभी FIA की कारकर्दगी नहीं है, FIA अपना काम नहीं करके आ रही है। कभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के वकला की तरफ से तारीखें ले ली जाती हैं। तो ओवरऑल जो एहतसाब की बात है वो कहीं हमें अभी कंक्लूड होती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बल्कि मैं कहूंगा कि आपके सवाल में जवाब का भी एक पहलू है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, बिलअमूम अगर बात करें, अमूमी तौर पर बात करें, तो मुझे लगता है कि इस तरह का डिवाइस हुआ हुआ है कि उसमें बजाय मुलजिम को सजा दिलवाने के ये मौके फराहम किए जाते हैं कि कैसे बच सके वो। अच्छा, उसमें जाहिर है कि प्रोसिक्यूशन की कमजोरियां आती हैं, इन्वेस्टिगेशन की कमजोरियां आती हैं। फिर जो हमारे अदालत का निज़ाम जिस बुनियाद पे खड़ा है कि आपको तारीख पे तारीख मिल सकती है, आप जो हैं, मुझे याद है कि सिंध से ताल्लुक रखने वाले बहुत बड़े सियासतदान जिन्होंने न जाने कितने करप्शन के मुकदमात का सामना किया, एक दफ़ा वो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड गप कर रहे थे, तो कहते थे कि हमारी बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि हम फाइल पे गर्द पड़ने दें, और जितनी ज्यादा गर्द पड़ेगी तो उसमें पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिटायर हो गया, जज तब्दील हो गया, फाइलें गायब हो गई, चोरी हुए हैं, पूरे रिकॉर्ड्स चोरी हो गए मुकदमात के। तो ये एक हिकमत अमली होती है। तो उसमें मतलब है, मैं सिर्फ इनके शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से बात नहीं कर रहा, हमारी जितने भी व्हाइट कॉलर क्राइम के केसेस हैं उसमें मुलजिमों को सजा दिलवाना बहुत ही मुश्किल है। आप व्हाइट कॉलर क्राइम छोड़ें असद, आप ये देखें अभी ये जो इस्लामाबाद में कत्ल हुआ था एक खातून का, उसमें इंडाइटमेंट में कितने हफ्ते लग गए, वो तो ओपन एंड शट केस था। कोई और मुल्क होता तो अब तक तो उस मुलजिम को फांसी कहते हैं दे दी जाती है अब तक ना। तो हमारे यहाँ जो पूरा प्रॉब्लम है वो यही है कि जी अदालती निज़ाम जो है वो इट इज टिल्टेड टुवर्ड ये जो क्रिमिनल्स हैं, और उसमें जाहिर है कि जब बड़े बड़े वकील आप हायर करते हैं, कई करोड़ों रुपए आप उनको दे रहे होते हैं, तो उनके पास जो हथियार होता है, अगर उनको पता है कि जी हम डिले करेंगे और उससे हमारी पार्टी को फायदा होगा तो वो बिल्कुल होगा। मैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से नहीं कह रहा, हो सकता है कि जेन्युइनली तबीयत खराब और खुदा उनके वकील को सेहत कामिल अता करे, लेकिन जो एक अमूमी एक तासुर है वो यही है कि जी हमेशा गड़बड़ होती है, और उसमें कभी उसकी प्रोसिक्यूशन की जानिब से होती है और कभी डिफेंस की जानिब से होती है। इसके नतीजे
नतीजे में असद फिर केसेस होते नहीं हैं, हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं और जो कल के मुल्जिम होते हैं वो पता चला दोबारा इक़्तिदार के उसमें मसनद पे जाके बैठ जाते हैं। तमाम इंसाफ जो है वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। वो लगता है सिर्फ वो मुर्गी चोरों, भैंस चोरों और जो छोटे मोटे लोग जराइम करते हैं उनके लिए है, और जो बड़े लोग हैं वो बड़े आराम से बच जाते हैं। जी जी बिल्कुल सही है। तो ये इसमें जो अजहर सिद्दीक साहब, ये जो आर्गूमेंट लिया गया है एफआईए की तरफ से दायरा इख्तियार को चैलेंज करने का, और कहा गया कि चूंकि एफआईआर एंटी करप्शन की तरफ से हुई थी तो जमानत भी एंटी करप्शन कोर्ट की तरफ से आनी चाहिए, आपके ख्याल में कितना जानदार आर्गूमेंट है एफआईए का? असद साहब, आप चूंकि अपना फील्ड में जाते हैं, अदालतें अटेंड करते हैं और जितना कानूनी दाव पेज आप समझते हैं ना वो कम हमारे यहाँ इनकर, और मैं आमिर साहब की बात से बहुत इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कूजे में दरिया बंद कर दिया है सारी चीजों को सामने रखते हुए। राना सनाउल्लाह का केस आपके सामने प्राइम एग्जांपल है कि उन्होंने अभी नूर मुकद्दम के केस में वीडियो लेने की कोशिश की, अदालत ने इनकार कर दिया। ये वीडियो लेने के चक्कर में साल गुजर गए आपके सामने और फर्दे जुर्म वन वे और दी अदर। किसका कसूर है, क्या सिस्टम है? और आपको याद होगा कि पनामा के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को यह पता है कि तारीख हमेशा यही रही है फाइलों पे गर्द पड़ना, और ये टाइम गुजार के ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने टाइम रखा कि 6 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड हो। नैब में भी टाइम दिया गया था कि 30 दिनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड होना, ऐसा नहीं होता। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। मैं हैरान हूं ये अदालती निजाम की तरफ। हमने जब अदालतों में हम आए ना कानून के सीखने के लिए, तो जुरिस्डिक्शन सबसे पहला मामला है। अब मैं स्पेशल जज क्राइम के वाले से मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं, इन्होंने बेल गलत दी है, बेल गैर कानूनी तौर पर दी है। ये सिर्फ और सिर्फ इख्तियार कहां रखते हैं, जहां ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक स्पेशल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जहां पर बैंकिंग के जराइम हो, और उसमें भी वाज़ेह तौर पर है, और वो सेक्शन लिखे हुए उसके शेड्यूल में 409, 467, 468 मुख्तलिफ प्रोविजन दी है। ये तो ये सुन ही नहीं सकते हैं। और मैं हैरान हूं, ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि इंटरन चलान लेके आए। तो भाई पहले आप जुरिस्डिक्शन तय करें। जुरिस्डिक्शन क्या तय करनी है, इसमें चलान की जरूरत नहीं है। जब एफआईआर आ गई है, पोजीशन सारी सामने आ गई है, क्लियर, आपको एफआईआर की बेस पे केस डिसाइड करना है, और वन वे और दी अदर ये जो कुछ भी अदालत ये इख्तियार। और मैं हैरान हूं कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट वगैरह सुपरिटेंडेंट्स के हवाले से आर्टिकल 203 अगर देखे तो हमारी हाई कोर्ट के जजेस इस मामले को क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि सियासी लोग हैं इसके अंदर, सियासी लोगों का एडवांटेज जो है अदालती निजाम के कितना, और कल आगे कहते हैं मेरे खिलाफ सबूत कोई नहीं है। वो भाई 24 अरब रुपए के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग मौजूद है, आमला की प्रोविजन मौजूद है, नैब है, नहीं है, तो इतनी देर आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आपको हाँ, लेकिन वो ट्रायल के नतीजे में ही सामने आएगा ना अजहर साहब। ये ट्रायल होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि वो चीजें नैब के पास जो हैं या एफआईए के पास जो चीजें वो साबित कितनी हुई हैं। लेकिन एक बात मुझे बताएं खलील ताहिर सिंधु साहब, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, और कम से कम ये 5-8-10 दफा ये बात वो कर चुके हैं, वो कहते हैं जो नैब में मैंने मेरे पास पे केस बनाया है, ये एफआईए ने उसका रेप्लिका बना दिया है, सेम टू सेम केस है, वही रिपीट कर दिया है। जबकि आपको भी यकीनन इल्म होगा कि जो नैब के पास ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है और जो टीटीज का रिकॉर्ड है, एफआईए के पास मौजूद रिकॉर्ड डिफरेंट है, और उनका दावा यह है कि हमारे पास और उनके पास एक भी ट्रांजैक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। ये किस बुनियाद पे कहा जाता है कि जी रेप्लिका बना दिया एफआईए ने? असद भाई जो अभी फरमा रहे थे आमिर जिया साहब, वेरी रिस्पेक्टेड फॉर मी, जो सबसे पहले मैं छोटा सा जवाब दे दूं कि जो बाहर आप ये कह रहे हैं कि ऐसे फैसले होते हैं, वहां पे पुलिस ऑफिसर की जो एविडेंस है वो एडमिसिबल समझी जाती है। यहाँ पे इसलिए एडमिसिबल नहीं समझी जाती कि यहाँ पे झूठ बोले जाते हैं। मतलब कभी कोई केस बना दो, कभी कोई केस बना दो। इस वजह से आमिर भाई आप बड़े मतलब हमारे एक ब्रेन है, इस वजह से ये है कि वहां पे तो जल्दी इसलिए फैसले हो जाते हैं कि एडमिसिबिलिटी का फर्क है यहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभी अजहर साहब ने बात की 24 अरब की, ये वो सारा एक सेक्शन है आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल, वो देना आपको लाजमी पड़ेगा। आप अनहर्ड किसी को सजा नहीं दे सकते। ठीक है, बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पे जब ये अजहर साहब से पूछ ले, मेरे सीनियर है, कि जब कोई बंदा गिरफ्तार होता तो जितने केसेस होते हैं वो सबका समझा जाता है कि उन सब में से वो गिरफ्तार हो चुका है। तो ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको कल या परसों आप कोई प्रोग्राम भी रखेंगे, मैं और अजहर भाई मैं आपको आ जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा एक नुक्ता, एक कोमा, एक पोस्ट इसका भी फर्क नहीं है, सेम वहां से उठा के उसी चले। मैं मौका में 1 मिनट रह गया, मैं मुसर्रत चीमा साहबा, ये सारा कसूर ऑपोजिशन का या इन लोगों का भी नहीं है, कुछ हुकूमत का भी है। आपने कानून नैब ऑर्डिनेंस बना दिया कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, अदालत के अंदर निजाम मौजूद नहीं है, तो अब नैब में तारीखें पड़ेंगी जब तक ऑडियो वीडियो का सिस्टम नहीं आता।
नहीं देखें असद, उन्होंने शहादत है जी, हम कुछ निजाम को इम्प्रूव करने की बात करते हैं और इन्होंने 70 सालों में जो किया वो अब आपके सामने है। हम अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं उस पे ये नहीं आते, लेकिन कानून नया लेकर आए ना, नया ऑर्डिनेंस लेकर आए, जो सहूलियात है आपका जो अजहर साहब मसरत बहन को कहे अपने कागज भी साढ़े दे पा दो। एक मिनट मेरी बहन साहब कागज भी साढ़े दे पा दो ना। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि देखें इन्होंने इस मुल्क के, देखें ये चीज इन्हें सूट करती थी कि भाई अब मुझे सिर्फ एक इनको कहें कि मैं तो अपने कागज किसी पे नहीं डाल रही। खत्म हो गया साहब, मैं आपका आर्गुमेंट लेना चाहता लेकिन वक्त खत्म हो गया है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।